हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक। हम ख़त्म कर चुके हैं भारत स्थिति और विस्तार, उसके साथ साथ हिमालय का निर्माण। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि भारत का प्रायद्वीप, या फिर कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत है आज का टॉपिक। तो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका निर्माण कैसे हुआ, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भारत में जो प्रायद्वीप है वो किस काल में बना, और उसके बाद इस पर पाई जाने वाली विभिन्न नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनेक सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत में अपना टॉपिक जो होगा उसका नाम है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले देखेंगे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप की परिभाषा होती है कि ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत का जो प्रायद्वीप है वो एक अनियमित आकार में त्रिभुजाकार आकृति का बना हुआ है, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार, एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का प्रायद्वीप जो प्रायद्वीपीय पठार है एक अनियमित आकार में त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। अब देखते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीप है उसकी आकृति कैसी और तीन ओर से जल से किस प्रकार घिरा हुआ है, उसको देखते हैं। तो हम बनाएंगे भारत का प्रायद्वीपीय भाग। पहले भारत का प्रायद्वीपीय भाग बनाएंगे। यह है भारत का प्रायद्वीपीय भाग। यहाँ पर प्रायद्वीप स्थित है और देखते हैं कि यह तीन ओर से जल से किस प्रकार से घिरा हुआ है। तो इधर है अरब सागर, यानी कि अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन। तो तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति है जो, उसी को पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से ये भू आकृति घिरी हुई है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुजाकार आकृति में है, अनियमित आकार की त्रिभुजाकार आकृति। ये तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहेंगे। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, जिसमें एक का नाम अरब सागर और दूसरे का नाम बंगाल की खाड़ी, यानी कि एक का नाम अरेबियन सी और दूसरे का नाम बे ऑफ बंगाल है। तो कहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और किधर अरेबियन सी है, तो देखेंगे
ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है, नीचे की तरफ दक्षिण। ये हो गया पूरब और ये पश्चिम। तो हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर की जो दो शाखाएं हैं, पूर्व में एक शाखा तथा पश्चिम में दूसरी शाखा। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ये है भारतीय प्रायद्वीप, ये है भारतीय प्रायद्वीप। अब इसके आगे देखते हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, यहाँ पर जिस पठार निर्मित है उसके बारे में देख लेते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय आकार है, भूखंड है भारत का प्रायद्वीपीय भूखंड। यहाँ पर हमें पढ़ना है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तो हमने देख लिया कि भारत का प्रायद्वीपीय भूखंड है ये। अब इस पर देख लेते हैं कि पठार का निर्माण कहाँ पर हुआ है। प्रायद्वीपीय भूखंड में पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर अनियमित आकार में ऐसे बनाते हुए आ जाएंगे नीचे तक, और उसके बाद इधर यहाँ से ऐसे बनेगा। ये हम बना रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, इधर से ऐसे लाएंगे और यहाँ लाकर ऐसे इस आकृति में लाते हुए यहाँ से झुकाकर ऐसे रखेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से लाकर इसको मिला देंगे इस वाले भूखंड में। ये हो गया भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसको नाम देंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इसका नाम हो गया प्रायद्वीपीय पठार। इधर हो गया अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पूर्व की ओर, अरब सागर पश्चिम की ओर, और यहाँ पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है बंगाल की खाड़ी और दूसरे का नाम है अरब सागर, और तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति प्रायद्वीप। प्रायद्वीप में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, पठार स्थित है प्रायद्वीप में, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और यहाँ पर जो इसकी सीमाएं बनाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सीमा बनाती है इस प्रायद्वीपीय पठार की, इसका नाम है राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पर स्थित हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ये हो गई राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पर स्थित है अरावली की पहाड़ी, यानी कि अरावली यहाँ पर स्थित है, ये सीमाएं बना रही हैं। अरावली हो गई राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पर स्थित है गिर, गुजरात में गिर स्थित है, गुजरात में स्थित है गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं, कार्डामम या इलायची पहाड़ी। तो इसको लिखेंगे कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी। इसके बारे में हम लिख देंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सीमा बना रही है राजमहल की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, गिर पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी। तो इसको हम दिशाओं के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पर कि जो दिशाएं हैं उनके बारे में कैसे इस प्रकार लिख देंगे कि जो प्रायद्वीपीय भूखंड है इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो अरावली है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में। देखिए ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो सीमाएं बना रही हैं, प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं जो बना रही हैं, उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ। और देखेंगे इधर पश्चिम में देखेंगे तो गिर पहाड़ी स्थित है। नीचे देखेंगे दक्षिण की ओर, जब दक्षिण की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कार्डामम यानी कि इलायची की पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी दक्षिण की तरफ। और राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं उत्तर और पूर्व के बीच में। उत्तर यानी कि यहाँ पर उत्तर और पूर्व, या फिर पूर्व में लिख देंगे कि राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। लिखेंगे पूर्व की तरफ राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और देखते हैं कि पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हो गया, उत्तर पश्चिम में अरावली हो गया, और पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एनलांग तक फैला हुआ है। तो लिखेंगे उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एनालांग तक विस्तृत है।
प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एनलांग तक विस्तृत है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार यहाँ तक स्थित है। अब देख लेते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण कब हुआ। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है आर्कियन काल में। निर्माण हुआ है आर्कियन काल में। भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, उसका निर्माण आर्कियन काल में हुआ है। इसकी चौड़ाई देखते हैं कि जो पठार की चौड़ाई और लंबाई है, चौड़ाई और लंबाई देख लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो कितनी है और लंबाई कितनी है। तो चौड़ाई इसकी है 1600 किलोमीटर, चौड़ाई है यहाँ पर 1400 किलोमीटर और लंबाई है 1600 किलोमीटर। निर्माण आर्कियन काल में चौड़ाई 1400 किलोमीटर और लंबाई 1600 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाती है उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एनलांग की पहाड़ी या पठार तक फैला है। प्रायद्वीपीय पठार में देखेंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीन ओर से घिरे होने के कारण इसको प्रायद्वीप कहा जाता है और यहाँ पर स्थित पठार के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार देख लेते हैं कि विस्तार कितना है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका उपनाम है पठारों का पठार। उपनाम है इसका पठारों का पठार। पठारों का पठार इसको कहा जाता है। विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में, निर्माण आर्कियन काल में, चौड़ाई 1400 किलोमीटर और लंबाई कितनी है 1600 किलोमीटर। चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, और लंबाई है नॉर्थ टू साउथ, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। और पठार की अधिकतम ऊंचाई, जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है वो है 600 से 900 मीटर तक। 900 मीटर से ऊंचे पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। 900 मीटर से ऊंचे पहाड़ी को पर्वत कहते हैं या 900 फीट से ऊंचे पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है तो उसको हम पठार कहते हैं। और यहाँ पर यह पहले बताया जा चुका है कि यह जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भाग किसका है तो यह पठार प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। तो एक बार देख लेते हैं पूरा कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का प्रायद्वीप अनियमित आकार में एक त्रिभुजाकार आकृति का भूखंड है और उसके बाद यह हिंद महासागर की दो शाखाओं से घिरा है। हिंद महासागर स्वयं है, इसकी दो शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। हिंद महासागर एक और हिंद महासागर, दूसरी ओर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीन ओर हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। निर्माण आर्कियन काल में, चौड़ाई 1400 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है, लंबाई 1600 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर। उपनाम इसका है पठारों का पठार। ऊंचाई होती है 600 से 900 मीटर तक। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व के बीच में शिलांग एवं कार्बी एनलांग तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार शिलांग एवं कार्बी एनलांग तक है। आगे देखते हैं कि जो कार्बी एनलांग का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कार्बी एनलांग का पठार, जो यहाँ पर कार्बी एनलांग लिखा गया है, ये असम में स्थित है। कार्बी एनलांग कहाँ पर स्थित है? असम में। और ये किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये प्रायद्वीपीय पठार का
भाग है। कार्बी एंगलांग असम में है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और शिलांग पठार मेघालय में स्थित है, मेघालय में है। शिलांग पठार कहाँ पर है? तो मेघालय का पठार इसे कहा जाता है, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मतलब कि कार्बी एंगलांग और शिलांग का पठार जो है, शिलांग का पठार मेघालय में है और कार्बी एंगलांग का पठार असम में है। प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं ये दोनों भी। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई यहाँ पर देखते हैं। अब इतना समझने के बाद इसके आगे देखते हैं कि इसकी ऊंचाई किस प्रकार कम होती जाती है और क्या कारण है कि जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ऊंचाई कम होती जाएगी, ऊंचाई कम होती जाएगी। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। मतलब अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। यही कारण है कि इधर से निकलने वाली नदियाँ, अधिकांश नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती हैं और इधर की ओर बहुत कम नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इसके आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, पठारों का पठार कहा जाता है। यहाँ पर स्थित है मेघालय का पठार, यहाँ पर स्थित है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार स्थित है। कार्बी एंगलांग का पठार स्थित है, कार्बी एंगलोंग का पठार, एंगलोंग का पठार स्थित है। मतलब मेघालय का पठार स्थित है, कार्बी एंगलोंग का पठार स्थित है, छोटा नागपुर का पठार स्थित है, छोटा नागपुर पठार भी स्थित है यहीं पर, छोटा नागपुर पठार स्थित है। उसके बाद मालवा का पठार यहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर स्थित है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर कई सारे पठार पाए जाते हैं, इसलिए इसको पठारों का पठार कहा जाता है। मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। और इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार, इसको बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किस पठार को कहा जाता है? तो आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं
वो उड़ीसा में स्थित है, उसको लिख लेंगे इम्पोर्टेंट में कि गढ़जात पहाड़ी, जो गढ़जात पहाड़ी है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। गढ़जात की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। स्टार बनाकर लिख लेंगे। पूछा जाता है क्या गढ़जात की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो यहाँ से देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। गढ़जात की पहाड़ी जो है उड़ीसा में स्थित है। और अब इसके आगे देखते हैं कि गुजरात की पहाड़ियों में कौन कौन स्थित है, गुजरात की पहाड़ियों में क्या क्या आता है। देखेंगे कि गुजरात की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कौन कौन आता है। तो लिखेंगे गुजरात की पहाड़ियाँ, गुजरात की पहाड़ियाँ, गुजरात की पहाड़ियाँ। उसके बाद क्रम देखेंगे उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ क्रम में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कच्छ पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी सबसे पहले कच्छ पहाड़ी आ जाएगा। उसके बाद मांडव पहाड़ी, मांडव पहाड़ी उसके बाद आ जाएगा। और उसके बाद फिर आ जाता है बरदा पहाड़ी, बरदा पहाड़ी। और सबसे आखिरी में आता है गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। गुजरात की पहाड़ी में सबसे पहले कच्छ, उसके बाद मांडव, फिर वर्धा, फिर गिर की पहाड़ी आ जाती है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा क्या मांडव पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। मांडव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो मांडव की पहाड़ी स्थित है गुजरात में। मांडव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड स्थित है। वहाँ पर छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल के नाम से जाना जाता है। गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें अब क्रम से देखेंगे एक एक चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ियाँ। इसमें सबसे पहले आ जाती है अरावली, सबसे पहला अरावली पहाड़ी या पर्वत, अरावली पर्वत। सबसे पहले अरावली पर्वत के बारे में देखेंगे कि जो इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। अरावली पहाड़ी का विस्तार देखेंगे तो अरावली पहाड़ी का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से लेकर, गुजरात के पालनपुर से लेकर उसके बाद राजस्थान होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक, दिल्ली तक विस्तृत है, विस्तृत है या फैला हुआ है। तो देखेंगे अरावली पहाड़ी का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आ जाती है 800 उसके बाद किलोमीटर, मतलब कि 800 किलोमीटर में यह फैला हुआ है और एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो इसको लिखेंगे कि एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, मतलब रेजिड्यूल माउंटेन यानी कि या रेलिएक्ट माउंटेन का उदाहरण है। भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत में अवशिष्ट पर्वत,
अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से अवशिष्ट पर्वत हमको देख लेते हैं। अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ यानी कि विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा और सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये भारत में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नीलगिरी, अरावली, पारसनाथ, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है? अवशिष्ट पर्वत का जो निर्माण है वो अपर्दन के कारण होता है। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण किसके कारण होता है? तो अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण। अपर्दन के जो कारक हैं वो होता है नदी के द्वारा, जो नदी का जल होता है उसके द्वारा अपर्दन होता है, वायु के द्वारा और ग्लेशियर के द्वारा। तो लिखेंगे अपर्दन के कारक। अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं? तो नदी हो गया और वायु हो गया, साथ ही साथ ग्लेशियर भी है। तो अपर्दन के कारक जो है नदी, वायु और ग्लेशियर निर्माण होता है अपर्दन के कारण। भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली की पहाड़ी, नीलगिरी, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। अरावली का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक, लंबाई 800 किलोमीटर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर वलित पर्वत का उदाहरण देख लेते हैं कि वलित पर्वत के, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमने देखा कि सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ जो है नीलगिरी पर्वत है, इसका उदाहरण है। वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत का उदाहरण, वलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा वलित पर्वत कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो जो एंडीज है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत स्थित है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। एंडीज हो गया साउथ अमेरिका में। यूराल पर्वत भी वलित पर्वत का उदाहरण है। यूराल पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो रूस में। यूराल पर्वत स्थित है रूस में। और राकी पर्वत, राकी पर्वत स्थित है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। राकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में। आल्प्स स्थित है, आल्प्स पर्वत जो है वो स्थित है यूरोप में, यूरोप में। और उसके बाद हिमालय है, हिमालय पर्वत स्थित है एशिया में, एशिया में। हिमालय पर्वत एशिया में स्थित है। तो एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में, यूराल पर्वत रूस में, राकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका, आल्प्स यूरोप, हिमालय पर्वत एशिया और इंडिया में स्थित है। एशिया में भी कहाँ? तो एशिया में भी इंडिया में स्थित है। इसको देख लेंगे, नोट पॉइंट में लिख लेंगे, मतलब कि ये टॉपिक नहीं चल रहा है लेकिन बताया जा रहा है इम्पॉर्टेंट में। वलित पर्वत के उदाहरण एंडीज, यूराल, राकी, आल्प्स, हिमालय, साउथ अमेरिका, यूराल रूस में, राकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका, आल्प्स यूरोप, हिमालय पर्वत एशिया में, इंडिया में स्थित है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक पढ़ने के बाद अब फिर अरावली पर्वत पर आ जाते हैं। इसका विस्तार हमने देखा था 800 किलोमीटर में, गुजरात के पालनपुर से होते हुए राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। और उसके बाद यह एक प्रकार के अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। निर्माण अपर्दन के कारण हुआ है इसका। और इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। तो उत्पत्ति इसकी हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है।
हिमालय से लक्षद्वीप तक, हिमालय से लक्षद्वीप तक प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति हुई है इसकी। अनुमानित आयु जो है इसकी, यानी कि जो अनुमानित आयु है वो है 570 मिलियन वर्ष पूर्व, 570 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब कि 570 मिलियन वर्ष पुराना है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। और हाईएस्ट पीक, इसकी जो हाईएस्ट पीक है यानी कि सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी, उसका नाम है गुरु शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर। गुरु शिखर ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर पर आबू पहाड़ी स्थित है, आबू पहाड़ी स्थित है। गुरु शिखर पर आबू पहाड़ी स्थित है। और आबू पहाड़ी पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। आबू पहाड़ी पर तो लिखेंगे जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल, जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल, प्रसिद्ध धर्मस्थल, प्रसिद्ध धर्मस्थल क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? आबू पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। हिमालय से लक्षद्वीप तक अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष पूर्व। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर, इसकी सबसे ऊंची चोटी आबू पहाड़ी पर स्थित है। जो गुरु शिखर आबू पहाड़ी स्थित है, यानी कि गुरु शिखर पर आबू पहाड़ी स्थित है। आबू पहाड़ी पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पहाड़ी पर ही स्थित है, आबू पहाड़ी पर ही स्थित है। इसके आगे देखते हैं, अरावली पर्वत से पश्चिम की ओर लूनी और माही नदी प्रवाहित होती है। लिखेंगे अरावली पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से पश्चिम की ओर, पश्चिम लूनी, अरावली पहाड़ी से पश्चिम की ओर लूनी और माही नदी प्रवाहित होती है। लूनी और माही नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अरावली पहाड़ी से पश्चिम की ओर लूनी और माही नदी प्रवाहित होती है। और उसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उसके बाद फिर इस पर देखेंगे कौन सी परियोजना विकसित है, तो इस पर जो परियोजना विकसित है उसका नाम है माहे बजाज सागर परियोजना। स्थित परियोजना का नाम है माहे बजाज सागर परियोजना। माही नदी पर स्थित परियोजना का नाम है माहे बजाज सागर परियोजना, सागर परियोजना स्थित है। स्थित परियोजना का नाम, माही नदी पर स्थित परियोजना का नाम माही बजाज या माही बजाज सागर परियोजना स्थित है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर 1722 मीटर। और उसके बाद आबू पहाड़ी स्थित है। इस पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पहाड़ी पर स्थित है। और देखते हैं यहाँ पर कि अरावली पहाड़ी से पश्चिम की ओर लूनी और माही नदी प्रवाहित होती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और स्थित परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। इस पर स्थित परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट और बनाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार,
मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तो ये है कच्छ का रण, ये क्या है, कच्छ का रण है, और ये है कच्छ की खाड़ी, इसको कहेंगे कच्छ का रण, कच्छ का रण, और ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, और ये नीचे वाली है खंभात की खाड़ी, इसका नाम है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, और यहाँ पर स्थित है ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप, इसका नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप इसका नाम है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो है खंभात की खाड़ी में 4 नदियाँ आकर अपना जल गिराती हैं। बताया जा चुका है कि जो खंभात की खाड़ी है इसमें 4 नदियाँ आकर अपना जल गिराती हैं। खंभात की खाड़ी में लिखेंगे कि खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में 4 नदियाँ अपना जल गिराती हैं। खंभात की खाड़ी में 4 नदियाँ अपना जल गिराती हैं। SMNT, SMNT, साबरमती, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 4 नदियाँ खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी है ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है। अहमदाबाद शहर स्थित है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है और लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। एक अंतर्वाही नदी का उदाहरण है। अंतर्वाही नदी मतलब, इसकी सबसे पहले लूनी नदी के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। लूनी नदी के बारे में लिखेंगे। इसकी सबसे पहले लंबाई अगर हम देखें तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। इसको रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। रेगिस्तान की गंगा किसे कहा जाता है? तो लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। अंतर्वाही नदी का उदाहरण है। अंतर्वाही नदी है क्योंकि यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो अंतर्वाही नदी किसे कहते हैं? तो ऐसी नदियाँ जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती हैं, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती हैं। तो ऐसी नदियाँ जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती हैं उन्हें अंतर्वाही नदी कहा जाता है। अंतर्वाही नदी कहा जाता है। 320 किलोमीटर है लूनी नदी, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी का नाम है, यहाँ पर लिखेंगे सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? तो लूनी की सहायक नदी, जिनका नाम है जवाई बूंदी सुरसरी। तो लिखेंगे जवाई बूंदी सुरसती, जवाई बूंदी सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो पुष्कर झील से निकलती है। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो सरस्वती नदी जो है
वो पुष्कर झील से निकलती है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है, अजमेर में, यानी कि जवाई बूंदी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी निकलती है पुष्कर झील से। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। इसका मुहाना कच्छ के रण में बनता है। मुहाना यानी कि जहाँ पर विलीन होती है उसे कहा जाता है मुहाना। कच्छ के रण में, मतलब कि यहीं पर अपना मुहाना बनाती है। बाकी नदियाँ जो 4 नदियाँ हैं यहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं, जबकि लूनी नदी कच्छ के रण में अपना मुहाना बनाती है। और अरावली की अन्य चोटी का नाम कुंभलगढ़ है। लिखेंगे अरावली की अन्य चोटी का नाम, अरावली की अन्य चोटी का नाम कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। आबू पहाड़ी को छोड़कर जो 1722 मीटर ऊंची थी, उसको छोड़कर दूसरी जो चोटी है उसका नाम कुंभलगढ़ है। यानी कि एक तो है गुरु शिखर 1722 और उसके बाद दूसरी है कुंभलगढ़ है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ियों में अरावली पहाड़ी कच्छ का रण में लूनी नदी विलीन हो जाती है। कच्छ की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ खंभात की खाड़ी में 4 नदियाँ नजर गिराती हैं, यमुना, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। माही नदी पर जो परियोजना है उसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना, और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर, इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। अंतर्वाही नदी का उदाहरण है ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। इसका मुहाना कच्छ के रण में बनता है। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई बूंदी सरस्वती नदी पुष्कर झील से निकलती है, अजमेर में स्थित है। साबरमती किनारे अहमदाबाद स्थित है। और अरावली की अन्य चोटी का नाम कुंभलगढ़ है। भारत में हम देख लेते हैं उन नदियों को, भारत में उन नदियों को देख लेते हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो लिखेंगे भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां, भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां, भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ। कितनी नदियाँ हैं? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली सिर्फ 3 नदी, नर्मदा, तापी और दामोदर। याद रखेंगे कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, तापी, और तापी यानी ताप्ती और दामोदर नदी। सिर्फ 3 नदी, नर्मदा, तापी और दामोदर नदी। सोन एवं चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? लिखेंगे सोन एवं चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? सोन एवं चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। भारत में सोन एवं चंबल नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। सोन है गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी का नाम सोन है, गंगा की सहायक नदी। सोन नदी पर रिहंद बांध परियोजना है, रिहंद बांध बनाया गया है। सोन नदी पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। और चंबल नदी देख लेते हैं, जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी चंबल है। और यमुना की अन्य सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन नदी है गंगा की सहायक नदी, रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। और देखेंगे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है?
अलग करती है। उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो इसका नाम हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है जो उत्तर से दक्षिण को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, विंध्याचल पर्वत। और इसका 2 पॉइंट और देख लेते हैं इसमें कि जो अरावली पहाड़ी है इसके 2 पॉइंट और राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको देखेंगे। अरावली पहाड़ी को राजस्थान के उदयपुर में राजस्थान के उदयपुर में इसे जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जर्दा पहाड़ी, राजस्थान के उदयपुर में इसे जर्दा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसे दिल्ली रिज कहा जाता है। दिल्ली में इसे दिल्ली रिज कहा जाता है। और साथ ही साथ राजस्थान के अलवर जिले में अलवर में इसे कहा जाता है हर्षनाथ पहाड़ी इसको कहा जाता है। अब राजस्थान के उदयपुर में अरावली को जर्दा पहाड़ी कहा जाए, दिल्ली में दिल्ली रेंज, राजस्थान के अलवर में इसे हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। आज हमने अरावली पहाड़ी को प्रायद्वीपीय पठार के बाद अरावली पहाड़ी को ख़त्म कर लिया है। अब आगे का जो टॉपिक होगा उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के बारे में विस्तृत से जानेंगे कल। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें तथा नोट्स बनाएं तो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।